हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द वर्ल्ड स्टेज पे। आज हम बात करेंगे ऑपरेशन स्पाइडर वेब के बारे में, जिसके अंतर्गत यूक्रेन ने रसिया के डीप इनसाइड जाके रसिया के कई सारे एयरबेसेस को टारगेट किया और इनके कई सारे स्ट्रेटेजिक बॉम्बर जो कि न्यूक्लियर वेपन तक डिप्लॉय कर सकते थे उनको डिस्ट्रॉय किया। और जिस तरीके से यूक्रेन ने इस पूरे मिशन को अंजाम दिया उसको पूरी दुनिया भर की इंपॉर्टेंट मिलिट्रीज स्टडी कर रही हैं। और इस मिशन से भारत भी क्या सीख सकता है, भारत अपनी इन फ्यूचर जो सिक्योरिटी है, अपने एयरबेसेस की सिक्योरिटी को किस तरीके से इंप्रूव कर सकता है, इसके बारे में भी हम आज बहुत डिटेल से बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट जो जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हैं उस पर वीडियोस लेके आता रहता हूं। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। तो दोस्तों, कल यूक्रेन ने रूस पे एक बहुत मैसिव ड्रोन अटैक लॉन्च किया था, जिसमें यूक्रेन ने रसिया के बहुत डीप जाके इनके एयरबेसेस को टारगेट किया और लगभग 40 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यह रूस की धरती पे किया गया अब तक का सबसे बड़ा अटैक है, जिसमें रूस को इतने मैसिव लेवल पे लॉसेस हुए हैं। आप यह कह सकते हैं कि यह रसिया के लिए पर्ल हार्बर की तरह है। जिस तरीके से अमेरिकन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे पर्ल हार्बर को डिनोट करते हैं, रशियंस भी इस अटैक को पर्ल हार्बर की तरह ही मानेंगे। इस अटैक में यूक्रेन ने एफपीवी ड्रोन्स का यूज किया था और यूक्रेन का यह क्लेम है कि इस पूरे मिशन को प्लान और एग्जीक्यूट करने में करीब 18 महीने का समय लगा। यूक्रेन ने पहले इन ड्रोन्स को स्मगल करके रसिया के डीप टेरिटरीज में इनको इकट्ठा किया, जिनमें इन्होंने रसिया के ही लोगों का, जो रसिया में एक तरह से गद्दार हैं, उनका यूज किया और उन्होंने इन ड्रोन्स को ले जाके कहीं इकट्ठा किया। फिर उनको ट्रकों में लोड करके एक लॉन्च पैड जैसा सिस्टम तैयार किया और फिर यूक्रेन ने वेट किया एक सही समय का। और जब उन्होंने सही समय उनको लगा, उन्होंने इस अटैक को एग्जीक्यूट किया। यहाँ पे यूक्रेन ने एक कमाल की स्ट्रेटजी अपनाई कि रसिया के अंदर से ही रसिया को टारगेट किया गया। रसिया एक बहुत बड़ा देश है और रसिया इस समय जब यूक्रेन से वॉर में उलझा हुआ है, तो इनकी जो मोस्ट ऑफ द जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो रसिया यूक्रेन बॉर्डर पे डिप्लॉयड है और वहां पे ही ये ज़्यादा एक्टिव हैं। रसिया के अगर डीप इनसाइड की बात करें, जिनमें इनका साइबेरिया वाला रीजन आता है, वहां पे इन्होंने अपने स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को डिप्लॉय कर रखा था या फिर एक तरह से सेव कर रखा था कि इन पर किसी तरीके का कोई अटैक ना हो। लेकिन रसिया ने कभी यह नहीं सोचा था कि यूक्रेन इतने डीप आके और रसिया के अंदर से ही इन एयरबेसेस पे अटैक करेगा। और यहाँ पे रसिया ने किसी तरीके का कोई एयर डिफेंस सिस्टम वगैरह डिप्लॉय नहीं कर रखा था। अगर होगा भी तो वो किसी तरीके के अलर्ट पे नहीं थे, जिसकी वजह से यूक्रेन को इस अटैक में सफलता मिली। और रसिया के पास इतने कैपेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं कि इस अटैक को वो काउंटर कर सकते थे। और हमने पास्ट में भी देखा कि किस तरीके से रसिया ने कई सारे यूक्रेन के जो ड्रोन अटैक्स हैं उनको न्यूट्रलाइज किया है। और अगर रसिया के क्लेम की बात की जाए तो रसिया यह मान रहा है कि इस पूरे अटैक के पीछे यूक्रेन की मदद वेस्ट और यूएसए ने की है। विदाउट यूएस और वेस्ट के या फिर यूरोप के हेल्प के रसिया के इतने डीप आके यूक्रेन अटैक नहीं कर सकता। और हमने देखा है कि यूक्रेन को वेस्ट एंड यूएसए ने डे 1 से ही इंटेलिजेंस एंड सैटेलाइट डाटा प्रोवाइड किया है, जिसके दम पे यूक्रेन ने समय समय पे रसिया के डीप इनसाइड जाके भी अटैक किए हैं। और आज के टाइम पे यूक्रेन यूरोप और यूएस के दम पे ही रसिया से लड़ रहा है। और पिक्चर काफी क्लियर हो जाती है अगर डोनाल्ड ट्रंप के कुछ दिन पहले के उस पोस्ट को देखिए, जहां पे डोनाल्ड ट्रंप यह क्लेम कर रहे थे कि उन्होंने रसिया में बहुत कुछ बुरा होने से रोक रखा है, रूस आज के समय आग से खेल रहा है। लेकिन जब ट्रंप ने यह देखा कि रसिया उनकी बात नहीं मान रहा है और यूक्रेन के साथ किसी भी तरीके के समझौते पे बातचीत नहीं कर रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी यूक्रेन को हरी झंडी दे दी, एक तरह से अप्रूवल दे दिया कि तुम्हें जो भी रसिया के साथ करना है वो करो। और इस अटैक को लेकर पूरे रूस में बहुत ज्यादा गुस्सा है। जिस तरीके से यूक्रेन ने अटैक किया उससे रसियन भी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं कि पुतिन कुछ करते क्यों नहीं है। और पुतिन के ऊपर काफी प्रेशर भी है। ये एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक थी। जरा सोच के देखिए, कुछ $1 मिलियन के ड्रोन्स जो कि बहुत ही चीप हैं, वो आपके करीब $2 बिलियन के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। यह कितना बड़ा लॉस है कि बहुत ही कम रिसोर्सेज के अंदर यूक्रेन ने रसिया को बहुत ही मैसिव लॉस दिया है, जो करीब 40 से 50 बिलियन डॉलर का है। रसिया अपने वेस्टर्न बॉर्डर के लिए तो तैयार था, लेकिन रसिया ने कभी नहीं सोचा था कि उनके ईस्टर्न साइड से भी इस तरीके के अटैक हो सकते हैं। अब पुतिन पे यह प्रेशर है कि पुतिन इसे किस तरह से हैंडल करते हैं। और रसियन लोग भी इस बात की डिमांड कर रहे हैं या फिर पुतिन पे दबाव बना रहे हैं कि यूक्रेन का कुछ परमानेंट सोल्यूशन किया जाए। इस समय दुनिया एक बहुत बड़े ब्रिंक पे खड़ी है, क्योंकि जिस तरीके से यूक्रेन दिन ब दिन रसिया को हर्ट करता जा रहा है, रसिया एक तरह से ब्लीड कर रहा है। जिस तरीके से पाकिस्तान भारत के खिलाफ 1000 कट स्ट्रेटजी को अपनाता है, उसी तरीके से यूक्रेन हर दिन के साथ धीरे धीरे रसिया के कई सारे मिलिट्री पॉइंट्स को अटैक कर रहा है और कई सारे इनके जो इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर रहा है। और आज के टाइम पे अगर रसियन इकोनॉमी को देखा जाए तो रसियन इकोनॉमी इस तरीके के डेंट्स को बहुत लंबे समय तक झेल नहीं पाएगी। जरा सोच के देखिए, आपका एनिमी आपको धीरे धीरे चोक कर रहा है, आपको धीरे धीरे मार रहा है,
पर आपके पास इतनी कैपेबिलिटी है, आपके पास इतनी स्ट्रेंथ है कि अगर आप अपना फुल फोर्स यूज करें तो आप उसे आराम से हरा सकते हैं या फिर उसे थ्रेट को खत्म कर सकते हैं। लेकिन आपने अपने फुल पोटेंशियल को कभी यूज ही नहीं किया और धीरे धीरे आपका एनिमी आपको इतना कमजोर करते जा रहा है कि इन द एंड में आपके एग्जिस्टेंस पे भी खतरा आ सकता है। तो रसिया के साथ यूक्रेन आज के टाइम पे यही कर रहा है और रसिया हो सकता है इन फ्यूचर कोई मैसिव अटैक लॉन्च करे यूक्रेन पे, और ये पॉसिबल है कि यह एक न्यूक्लियर अटैक होगा क्योंकि जितनी भी सारी चीज़ें हैं एक न्यूक्लियर अटैक के लिए एक अच्छा बैटल ग्राउंड तैयार कर रही हैं, एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार कर रही हैं। और अगर कुछ रशियन न्यूज़ सोर्स की बात करें जहां पे ये क्लेम कर रहे हैं कि पुतिन ने एक इमरजेंसी मीटिंग की है और हो सकता है आने वाले समय में पुतिन यूक्रेन पे एक न्यूक्लियर अटैक लॉन्च कर सकते हैं। हालांकि मैं ये कहूँगा कि पुतिन जितना समझदार हैं और जियोपॉलिटिक्स को जिस तरीके से समझते हैं, पुतिन इतनी जल्दी न्यूक्लियर वेपन्स का यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें तो पुतिन के पास या रसिया के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं बचे हैं। और यूक्रेन की इन तरीके की हरकतों से आप यह भी समझ सकते हैं कि यूक्रेन किसी भी तरीके का कोई शांति समझौता रूस के साथ नहीं चाहता है। हालांकि अगर रसिया यूक्रेन पे किसी तरीके का न्यूक्लियर अटैक लॉन्च करता है तो उससे एक चीज़ कंफर्म है, जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके अंदर काफ़ी हद तक एक बहुत बड़ा डर पैदा हो जाएगा और आने वाले समय में वो रसिया को किसी भी तरीके से हर्ट करने से पहले कई बार सोचेंगे। और अगर आप ये सोचते हैं कि अगर यूक्रेन पे रसिया न्यूक्लियर वेपन लॉन्च करता है तो उसके बदले में यूएस या वेस्ट रसिया के ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स चलाएंगे, तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि रसिया के पास इनका डेड हैंड सिस्टम है। अगर कोई भी कंट्री इस तरीके से अटैक रसिया पे करता है तो यह पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होगा और दुनिया इस समय बहुत बड़े खतरे के सामने खड़ी है। दोस्तों, अगर हम इंडियन प्रोस्पेक्टिव की बात करें तो भारत के लिए भी इस तरीके के अटैक का बहुत बड़ा खतरा है। और अगर साइज की बात करें तो भारत भी बहुत ही लंबा चौड़ा देश है। हमने अभी कुछ दिन पहले देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पर पाकिस्तान ने एक मैसिव ड्रोन अटैक लॉन्च किया था और कई बार किया था, जिसमें हमारे कई सारे एयरबेसेस को टारगेट किया गया था। इवन दिल्ली तक को टारगेट करके पाकिस्तान द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च की गई थी, लेकिन भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने इन सभी को न्यूट्रलाइज कर दिया। लेकिन मैं यहाँ पे एक सिनेरियो की बात करूंगा। जरा सोच के देखिए, हम पाकिस्तान के साथ वेस्ट बॉर्डर पे किसी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट में उलझे हुए हैं। उस समय चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर एक प्लान करते हैं और भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन को किस तरीके से काट के अलग कर सकते हैं। भारत के अगर नॉर्थ ईस्ट रीजन में बात की जाए तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एयरबेस है हासीमारा एयरबेस, जहां पे हमारे Su-30 MKI, हमारे रफेल जैसे इंपॉर्टेंट फाइटर जेट्स डिप्लॉयड हैं। सोचिए अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन की मदद से हमारे इन एयरबेसेस और हमारे इन इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स के पास इस तरीके के सिस्टम्स को डिप्लॉय कर देता है और ऐसे क्रूशियल टाइम पे अटैक करके हमारे इन एयरक्राफ्ट्स को या फिर हमारे एयरफील्ड को नुकसान पहुंचाता है, तो इससे हमारे पूरे नॉर्थ ईस्ट की सेफ्टी के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। और इन सब चीज़ों के लिए पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से इनलीगल घुसपैठिए हमारे देश में है और इनको जिस तरीके से प्लान करके हमारे इंपॉर्टेंट मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हमारे बॉर्डर एरिया में बसाया जा रहा है, उससे यह हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं। और अगर नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात करें तो वहाँ पे प्रॉपरली कई जगह बॉर्डर्स ऐसी हैं जहाँ पे प्रॉपर फेंसिंग नहीं है, जहाँ पे सिर्फ किसी लैंडमार्क के द्वारा बॉर्डर को डिनोट किया गया है। तो इन सारे रास्तों से, चाहे वो म्यांमार हो चाहे वो बांग्लादेश हो, इन सारे रास्तों से हमारे देश में इस तरीके के ड्रोन्स को बहुत आसानी से स्मगल किया जा सकता है। और मैं आपको इस बात पे भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि पाकिस्तान पास में किस तरीके से पंजाब में ड्रग्स की सप्लाई ड्रोन्स के द्वारा करता है और इस तरीके के ड्रोन्स को कई बार पंजाब पुलिस ने, कई बार BSF ने भी इंटरसेप्ट किया है। और यह थ्रेट सिर्फ हमारे नॉर्थ ईस्ट के लिए नहीं है, इसके अलावा हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स के लिए भी यह बहुत बड़ा खतरा है कि कल को चाइना या पाकिस्तान का कोई ऐसा शिप जो कार्गो शिप के नाम पे रजिस्टर है पर उसके अंदर इस तरीके के ड्रोन्स को सप्लाई किया जा रहा है और वहां से ये ड्रोन्स उड़ के हमारे जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स पे जो हमारे एयरबेसेस हैं उनको टारगेट करती हैं, तो ये बहुत बड़ा खतरा उस समय पैदा कर सकती हैं। और इस तरीके से खतरों से बचने के लिए इन फ्यूचर हमें अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को और ज़्यादा मजबूत करना होगा। जो अभी है वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसको और एक लेवल पे इन्हांस करना होगा। इसी के साथ हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज को और ज़्यादा प्रिपेयर करना होगा। साथ ही साथ हमारी सैटेलाइट बेस्ड जो नेविगेशन सिस्टम है और साथ ही साथ जो सर्विलांस सिस्टम है उसको बहुत ज़्यादा इंप्रूव करना होगा, जिससे हम पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हर एक डिटेल को रियल टाइम पे मॉनिटर कर सके। इसी के साथ पाकिस्तान के लिए जो भारत में स्पाई करते हैं उन सभी नेटवर्क्स को तोड़ना होगा, चाहे वो हमारे नॉर्थ ईस्ट में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे वो केरला में हो। इनके नेक्सस को तोड़ना होगा। और रिसेंटली हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको बहुत बड़ी सफलता मिली है, जिसमें पूरे भारत के कई सारे हिस्सों से पाकिस्तानी जो स्पाइज हैं उनको पकड़ा गया है और उनको जेल भेजा गया है। और आने वाले समय में भी इस तरीके के अभियान को चलाते रहना होगा, जिससे हम इन लोगों को आइडेंटिफाई कर सकें और इनको समय रहते ही पहले से अरेस्ट कर सकें।
और ओवरऑल जो 0.5 जो फ्रंट हमारे इंडिया के अंदर है, उस 0.5 फ्रंट को पूरी तरीके से क्रश करना होगा, क्योंकि वर्तमान में हर दिन के साथ जो मॉडर्न वॉरफेयर सिनेरियोज बदलते जा रहे हैं उसको हमें मैच करना होगा और उसमें हमें महारत हासिल करनी होगी। नहीं तो इन फ्यूचर यह हमारे देश के इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी दोनों के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं। और आज के टाइम पे बदलते मॉडर्न वॉर सिनेरियोज को देखते हुए हमें अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी को भी चेंज करना होगा, क्योंकि हमने जब पास्ट में अपना न्यूक्लियर पॉलिसी को बनाया था उस टाइम पे ड्रोन अटैक इतना बड़ा खतरा नहीं माना जाता था, लेकिन आज के टाइम पे ड्रोन्स ने पूरे वॉरफेयर के सिनेरियोज को ही चेंज कर दिया है। और जरा सोच के देखिए कि ऐसे सस्ते ड्रोन्स आपके कई सारे सबमरीन्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, आपके नेवल शिप्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इवन आपकी मिलिट्री के एक बहुत बड़े हिस्से को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इवन आपके टेरिटरी में बहुत डीप जाके आपके सिविलियन एरियाज को भी टारगेट कर सकते हैं। तो इन सारी चीज को आप ऐसे ही नहीं जाने दे सकते हैं और भारत को भी अपने जो पॉलिसीज हैं ड्रोन अटैक को लेकर उसको इंप्रूव करने की जरूरत है और इसमें कठोर से कठोर कदम उठाए जाने जरूरी हैं। तो दोस्तों, इन सारे मुद्दों को लेकर यह था मेरा ओपिनियन। प्लीज़ कमेंट करके आप अपने भी थॉट्स लिखिएगा ज़रूर, और भी क्या इंप्रूवमेंट्स की जा सकती हैं उसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।